ने सरकार बनाई। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी अपनी उपलब्धियां खुद क्यों नहीं बना रहे। नड्डा जी की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी अपनी उपलब्धियां खुद क्यों नहीं बना रहे। नड्डा जी से या वीडी शर्मा जी से या मोहन यादव जी से क्यों करा रहे हैं। तीसरा मेरा ये सवाल है कि बीजेपी 303 से 240 आ गई और कांग्रेस 52 से 99 पर पहुंच गई, 52 से 99 पहुंच गई और बीजेपी 303 से 240 आ गई तीसरी बार। तो इसमें आप राहुल गांधी को ज़्यादा जब तारीफ करेंगे कि मोदी के क्या? ये दो प्रश्न है ना, आपने दो ही है ना, आपने तीन बोले थे, मैं तीसरा ढूंढ रहे थे, कहाँ गया वो। एक प्रश्न तो जैसे आपने कहा कि अपनी उपलब्धि मोदी जी खुद क्यों नहीं बताते। ये मैं परीक्षा में अपने पिताजी के आशीर्वाद से परीक्षा देके पास होकर आ रहा हूँ और पिताजी को मेरे बारे में अच्छी बात करने के लिए मौका मिले तो मेरा परिवार का सुख है ना। अब राहुल मोदी जी को ये भी नहीं समझ पा रहा कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और ये वो पार्टी है जिस पार्टी के लिए जो अध्यक्ष बनता है उसका घर में भी कोई अध्यक्ष नहीं बना होगा, उनके अपने खानदान से ही बनता है। तो वो तो भरोसा किसी पे करते ही नहीं, उनको ये बात शोभा ही नहीं देती, उनके कोई ऐसा सोचते नहीं कि वो अपने उपलब्धि खुद ही बताते हैं। और इसलिए दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ा, लेकिन ये कटु सत्य है। आज़ादी के बाद जितनी योजनाएं चालू हुई वो नेहरू जी से शुरू करके इंदिरा जी से राजीव गांधी से राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वो किसी पे भरोसा योजना के नाम पे भी नहीं करने को तैयार। तो ये उनका संकीर्ण दृष्टिकोण है। और माननीय प्रधानमंत्री का उदार और ये संगठन की रचना इतनी बड़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को बनाने को देखने का भी गौरव किसी को मिला तो माननीय मोदी जी के अपने कार्यकाल में मिला। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इतना ही नहीं, आज की स्थिति में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगभग 21 से ज़्यादा अपने राज्यों के मुख्यमंत्री वो या उनकी पार्टी से मिले हुए दल सरकार चला रहे हैं। ये लोकतंत्र की, लेकिन ये भी एक बात सही है कि जो आप कह रहे हैं कि सीटें बड़ी घटी, तो हमारे लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है जिसके आधार पर अड़ोस पड़ोस के देश सपना देख रहे हैं, डर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ये उनको भी जवाब है जो ईवीएम पे प्रश्न, टेक्नोलॉजी पे प्रश्न लगाते हैं कि भैया जनता जो वोट देगी वो तो दिखी रहा ना सामने, हम क्या करें। लेकिन सरकार बनने के बाद निर्णय करने के लिए निर्णय करने वाला नेता कैसे होना चाहिए, ये मोदी जी से सीखने लायक है। आप सभी मोहन जी एक क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन चलिए, किसी मातृशक्ति का नहीं हुआ है तो सुचंदा जी से समाप्त करते हैं जी। मोहन जी, आपने अभी मेंशन किया पोखरान ब्लास्ट, पोखरान का ब्लास्ट कैसे हुआ हम सब जानते हैं। बाहर अमेरिका के लोग बैठे रहे ऑफिशियल्स और अंदर अटल जी मीटिंग करते रहे, जब तक मीटिंग खत्म हुई तब तक पोखरान का ब्लास्ट हो चुका था। इस बार आपको लगता नहीं है कि हम लोग सीज फायर थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिए? ये देश का पूरा सारे नागरिक ये सोच रहे थे कि इस बार कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगी, मगर इतना जल्दी सीज फायर करना चाहिए थी क्या? फोन उतना जल्दी उठाना चाहिए थी? ये आपका प्रश्न है कि भाव है? नहीं, भाव तो सबका है। नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसे करेंगे तो अखंड भारत कैसे बनेगा? दीदी, प्रश्न हो गया ना, बैठिए। देखो भाई दीदी, मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूँ। आप ये मान के चलो, पोखरण के विस्फोट के समय जो मैंने अटल जी की कठिनाई बताई थी कि अटल जी की कठिनाई ये थी कि अमेरिका, जमाने भर के लोग, वो सब जिसको जो करना था, लेकिन अंदर के मन की इच्छा शक्ति अटल जी की इतनी मजबूत थी कि हमारे वैज्ञानिकों को भी आर्मी की ड्रेस पहना करके वहाँ उनने रिसर्च करने के बलबूते पर पोखरण कराया। और आप ये भी देखो, उल्टा बदलते दौर में हमारे यहाँ टाइगर हिल पे कब्जा हुआ तो कितने महीने युद्ध चला हमारा? 3 महीने। उस असाधारण से असाधारण मामले को भी, लेकिन बार बार ये हमको देख के रखना पड़ा कि हमारी सीमा में हम रहें। ये भी माननीय अटल जी की उस समय की जीत भी थी, लेकिन हमारी ये जो बहुमत की सरकार न होने की जो कठिनाई होती है उसकी मर्यादा थी। और आज बदलते देर में देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, याद करो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको कीमत चुकाना पड़ेगी। अभी बोला कल्पना से बाहर हम बदला लेंगे। तो ये जो, लेकिन एक बात ये महत्व की है
कि आज अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी बदल गई कि हम अपनी सीमा में सैनिकों के साथ बाउंड्री भी पार नहीं कर रहे हैं और दुश्मन को टेक्नोलॉजी से मार करके घर आ रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं। और वो भी कहां मार रहे हैं? उस परमाणु शक्ति संपन्न देश के अंदर वहां मार रहे हैं जहां से उसके परमाणु बम की दूरी किलोमीटर में नहीं, फीट में है, और वहीं तोड़ के मार रहे हैं। तुम चला ले बम, कहां से चलाएगा? तेरा एयरपोर्ट तोड़ दिया है। तो ये जो हवाई अड्डे से लाके मारने की जो दम होना चाहिए, उसकी कमर तोड़। तीसरी आखिरी महत्व की बात, अपने सीमित समय में भारी मार मार करके व्यक्ति को आड़ा कर देना, जिसको की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा, ये जो प्रयास किया, इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने। और इसके बारे में अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अभी वर्ल्ड बैंक ने जब ये आंकड़े जारी किए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, इस लास्ट डिकेड के अंदर इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3 फ्रॉम 27.1 एज ए वर्ल्ड बैंक, यानी 27.1 से नीचे गिरकर पॉवर्टी रेट 5.3 तक आया। ये इतिहास अगर किसी ने रचा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ, एक सक्षम सामरिक शक्ति के साथ दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मुद्दों को, चाहे धारा 370 होगी, 3 तलाक खत्म करने की बात होगी, जीएसटी कानून बात करने की बात होगी, वक्फ बिल जैसे निर्णय करने की बात होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण की मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर आज बेहतर काम करते हुए 49% भारत का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मात्र नारा नहीं दिया। भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे मिलेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर, जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ आज भारत के अंदर अगर मैं कहूं कि 49% लेन देन डिजिटली भारत के अंदर होता है। यह नया भारत है और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के इस पत्रकार वार्ता में मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक विकसित राज्य की श्रेणी में आज आकर के खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मैं अगर ये कहूं, महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए और त्वरित निर्णय की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, चाहे कानून व्यवस्था होगी या आज गरीबों के लिए आम नागरिक को सुविधाओं से उन्हें कैसे हम परिपूर्ण बनाने का काम करेंगे, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, ये वास्तव में ही हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ कि पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा, ये अगर जमीन पर उतारने का काम पूरे इंदौर से लेकर के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की और उस